हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं डिटेल के साथ। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। तो दोस्तों, अगर बात करें धार्मिक स्तूप के निर्माण किस काल में किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में किया गया। किस काल में? मौर्य काल में। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा किस काल में किया गया धार्मिक स्तूप का निर्माण। तो दोस्तों, मौर्य काल में इसका निर्माण किया गया। और दोस्तों, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और अगर आपसे एग्जाम में सन पूछता है किस ईस्वी में, तो दोस्तों 249 BC में करवाया गया था अशोक के द्वारा इसका निर्माण। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। किसके द्वारा? तो दोस्तों अशोक के द्वारा, यह भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें गुप्त काल की, तो दोस्तों गुप्त काल का शासक कौन था? श्री गुप्त हो जाते हैं संस्थापक। याद रखिएगा गुप्त काल के शासक कौन थे, तो श्री गुप्त हो जाते हैं। और दोस्तों मौर्य काल के, तो मौर्य काल के अशोक हो जाता है, याद रखिएगा। और शुंग का बात करें तो पुष्यमित्र शुंग हो जाता है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुषाण वंश का शासक कौन था। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कुषाण वंश का शासक कौन था। अगर दोस्तों और डिटेल किसमें बात करें, तो दोस्तों धार्मिक स्तूप का निर्माण कब हुआ? 249 BC में अशोक के द्वारा। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, दोस्तों सारनाथ में स्थित है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि तीसरी बौद्ध संगीत किसके समय में हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुई। कब हुई? तो 255 BC में तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके साथ समय में हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा अशोक के समय में यह तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। अगर दोस्तों बात करें बमनी राजाओं की राजधानी की, तो यह ऑप्शन ए गुलबर्ग हो जाती है। याद रखिए गुलबर्गा बमनी राजाओं की राजधानी थी। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें बमनी किंगडम की, तो दोस्तों याद रखिएगा 1347 में हसन गंगू के द्वारा बमनी किंगडम की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर बमनी की बात करें बमनी किंगडम की, तो दोस्तों यह दक्कन का एक इस्लामिक राज्य हो जाता है। याद रखिएगा इस्लामिक राज्य था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? 1347 में हसन गंगू के द्वारा। और इसने हसन गंगू ने उपाधि धारण की थी किसकी दोस्तों? तो अलाउद्दीन बहमन शाह की। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपको अलाउद्दीन बहमन शाह मिलता है ऑप्शन में या हसन गंगू मिलता है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे। जो कि पहले हसन गंगू के द्वारा इसकी 1347 में बमनी किंगडम की स्थापना की गई, फिर उसके बाद उसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी, फिर उसके बाद बमनी राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है। अगर दोस्तों बात करें मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी की, ये कहाँ पे स्थापित है, तो दोस्तों ऑप्शन बी गुड़गांव में। याद रखिए कहाँ पे? गुड़गांव में। अगर दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1981 गुरुग्राम में हुई थी। कहाँ पे? 1981 में गुरुग्राम में। अगर इसके संस्थापक की बात करें, तो दोस्तों संजय गांधी जी संस्थापक हो जाते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड के। दोस्तों कुछ और प्रमुख कंपनियां हैं, इनके बारे में भी डिटेल से जान लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें टाटा की, तो टाटा की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। इसके द्वारा संस्थापक कौन थे इसके? टाटा के, तो JRD टाटा जी थे। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों याद रखिएगा टाटा की हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाता है, तो मुंबई में। संस्थापक कौन थे, तो JRD टाटा जी थे। और स्टैब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। और दोस्तों बात करें महिंद्रा की, तो महिंद्रा की स्टैब्लिशमेंट 1945 में महिंद्रा की भी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और इसके संस्थापक अनिश शाह जी थे। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। अगर दोस्तों बात करें बिरजू महाराज जी की, इनका पूरा नाम दोस्तों ब्रज मोहन मिश्रा जी हो जाता है। ये लखनऊ घराने से थे। याद रखिएगा इनका अगर घराना पूछता है किस घराने से थे, तो बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से थे। और ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो दोस्तों ये कथक के प्रसिद्ध कलाकार थे। कहाँ? किसके? कथक के प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन सकती। तो दोस्तों याद रखिएगा बिरजू महाराज जी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे, दोस्तों कथक के थे। अगर एग्जाम में आपसे घराने से पूछता है कि किस घराने से थे, तो दोस्तों याद रखिए लखनऊ घराने से थे। और दोस्तों कथक की बात करें तो ये कहाँ का क्लासिकल डांस हो जाता है, तो ये लखनऊ का क्लासिकल डांस हो जाता है। याद रखिएगा कहाँ का? लखनऊ का। और अगर दोस्तों बात करें
कथकली की तो दोस्तों ये केरल का हो जाता है, केरल राज्य का क्लासिकल डांस हो जाता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मणिपुर की बात करें, मणिपुरी, तो ये मणिपुर का हो जाता है, कहाँ का, मणिपुर का। और मोहिनी अट्टम दोस्तों कहाँ का है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर दोस्तों बात करें गौर नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से हो जाता है। कहाँ से, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है गौर नृत्य। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश के और नृत्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कथक, कजरी, चरकुला, रासलीला, ये सभी उत्तर प्रदेश के नृत्य हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों इसको वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के और लोक नृत्यों की बात करें तो कौन सा हो जाता है, कथक, कजरी, चरकुला, रासलीला, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाते हैं। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो सुआ सेला, बधाई, राई मात, ये सभी मध्य प्रदेश के हो जाते हैं दोस्तों। अगर वाखो वखान, जात जातिन और पाइका की बात करें तो ये दोस्तों बिहार के हो जाते हैं। और गणगौर, कलबेरिया, कठपुतली, घूमर, ये सभी दोस्तों राजस्थान के हो जाते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगर दोस्तों बात करें सांख्य दर्शन की, इसके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसके संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसके संस्थापक कपिल हो जाते हैं। कौन, कपिल। याद रखिएगा सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो कपिल जी के द्वारा। किसके, कपिल के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था। तो दोस्तों गांधी की बात करें, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कौन से समाचार पत्र का संपादन किया था, तो दोस्तों गांधी जी के तीनों समाचार पत्र जो हो जाते हैं, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, ये तीनों समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा ही संपादित किए गए थे। और दोस्तों गांधी जी का एक और समाचार पत्र हो जाता है जो हिंद स्वराज, याद रखिएगा कौन सा, हिंद स्वराज, ये भी गांधी जी के द्वारा ही संपादित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, हिंद स्वराज किसके द्वारा, ये इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और हिंद स्वराज, ये सभी समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा ही संपादित किए गए थे। अगर दोस्तों बात करें भारतीय दर्पण की, इंडियन मिरर की, तो दोस्तों ये 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था संपादित। याद रखिएगा अगर भारतीय दर्पण पूछता है तो दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा संपादित किया गया था। किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। और सन पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा भारतीय दर्पण संपादित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अगर दोस्तों बात करें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। दादा भाई नौरोजी जी को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में पहले भारतीय के रूप में चुना गया था। याद रखिएगा किसे, दादा भाई नौरोजी जी को। अगर दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी की बात करें तो दोस्तों ये 1892 में लिबरल पार्टी से 1892 में चुने गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। अगर इनकी पार्टी पूछा दोस्तों तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा लिबरल पार्टी से थे। किस पार्टी से, लिबरल पार्टी से थे। याद रखिएगा अगर पार्टी पूछता है तो दोस्तों लिबरल पार्टी हो जाती है। और किस ईयर चुने गए थे, तो दोस्तों 1892 में चुने गए थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में पहली बार चुने गए थे। कब, तो 1892 में। कौन चुना गया था, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी चुने गए थे। ये पहले भारतीय थे। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम भी जाने जाते हैं। ये याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो दोस्तों बात करें कर्क रेखा के उत्तर में, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में, या मकर रेखा के दक्षिण में, या भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो दोस्तों कन्याकुमारी कहाँ पे हो जाता है, तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाता है। याद रखिएगा 0 डिग्री लाइन के उत्तर में। कहाँ पे, उत्तर में हो जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है और ये भूमध्य लाइन है 0 डिग्री, और इसके उत्तर में तो कन्याकुमारी है स्थित। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी कौन सा ग्रह है। अगर दोस्तों बात करें पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों यह शुक्र ग्रह हो जाता है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसकी दूरी पृथ्वी से शुक्र ग्रह की कितनी हो जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 58 मिलियन किलोमीटर दूरी हो जाती है। कितनी? 58 मिलियन किलोमीटर ये शुक्र ग्रह की हो जाती है। और दोस्तों इसके सीक्वेंस देख सकते हैं आप लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगर दोस्तों बात पूछा गया क्वेश्चन में कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह, तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र भी है और मंगल भी है, लेकिन मंगल ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाती है, 317.7 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और शुक्र की बात करें पृथ्वी से, तो शुक्र की दूरी हो जाती है 58 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हुआ? शुक्र। अगर दोस्तों शुक्र की बात करें तो यह सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाता है। और सबसे नज़दीक ग्रह भी, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह भी शुक्र हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें सबसे छोटे ग्रह की, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है, तो दोस्तों याद रखिएगा इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय में एक किस सूची का एक विषय है। अगर दोस्तों बात करें किस सूची के विषय हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय, तो ये दोस्तों राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। किसके? राज्य सूची के। अगर दोस्तों राज्य सूची की बात करें तो इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल 61 विषय हैं। कितने? 61 विषय। और दोस्तों बात करें राज्य सूची की, तो इसमें कानून कौन बनाता है, तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि राज्य सूची में कानून राज्य बनाती है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसमें कानून कौन बनाता है? राज्य बनाती है। अगर दोस्तों बात करें समवर्ती सूची की, तो इसमें टोटल कितने विषय हो जाते हैं, तो दोस्तों इसमें 47 टोटल विषय हैं। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है समवर्ती सूची में। अगर संघ सूची की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल विषय कितने हैं, तो 97, इसमें 97 कुल विषय हो जाते हैं और इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि संघ सूची में कौन कानून बनाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा केंद्र सरकार संघ सूची में कानून बनाती है और समवर्ती में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, जिसमें टोटल 47 विषय हुए हैं। और राज्य सूची की बात करें तो इसमें टोटल 61 विषय हैं और इसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कौन थे। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक की, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी हो जाते हैं भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के जनक। दोस्तों कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हो जाते हैं। अगर दोस्तों और इन्हें राजा राम मोहन राय जी को दोस्तों आधुनिक भारत का पितामह भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आधुनिक भारत का पितामह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर दोस्तों आपसे ईयर पूछता है किस ईयर में, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा 1829 को 1829 को ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अगर दोस्तों पूछता है किसके साथ इन्होंने मिलकर इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की, दोस्तों ये भी याद रखिएगा विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय जी ने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम सारे एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है वीडियो। दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का भी अंत किया था। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो दोस्तों इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य कहा जाता है। और भारतीय असंतोष का जनक भी कहा जाता है इन्हें, बाल गंगाधर तिलक जी को। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठा समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी समाचार पत्र और मराठा समाचार पत्र की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों बात करें दयानंद सरस्वती जी की, तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और किस सन में की गई दोस्तों, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1875 में कहाँ पे, मुंबई में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और दोस्तों इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। याद रखिएगा वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा नारा दिया गया था, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड्स बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। दोस्तों बात करें लॉर्ड्स बोटेनिकल गार्डन की, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में हो जाता है। लॉर्ड्स बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में हो जाता है। अगर दोस्तों और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें अलीपुर बोटेनिकल गार्डन, आचार्य हरिश्चंद्र बोस गार्डन हो जाता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ये तीनों गार्डन पश्चिम बंगाल में हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक में पीली खुला गार्डन हो जाता है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, ये सभी दोनों कहाँ पे गार्डन हो जाते हैं, तो दोस्तों कर्नाटक में। दोस्तों आपसे एग्जाम में कोई भी गार्डन पूछ सकता है, तो दोस्तों इसीलिए हम इस वीडियो में सब पूरे डिटेल में इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। दोस्तों देखते रहिएगा आप इन तक वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट अभी से यूजफुल होने वाली वीडियो। दोस्तों चलिए पॉइंट आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर दोस्तों बात करें पीली खुला बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक में हो जाता है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है कि निषाद बाग बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, या चश्मे शाही बोटेनिकल गार्डन, या टुलिप गार्डन, शालीमार बाग, तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में हो जाता है। कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन, मालाबार बोटेनिकल गार्डन, दोस्तों एक केरल में हो जाता है। याद रखिएगा कहाँ पे, केरल में हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकमारी किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर दोस्तों बात करें सिकमारी लोक नृत्य की, तो दोस्तों ये कहाँ का हो जाता है, सिक्किम का। याद रखिएगा सिक्किम का सिकमारी लोक नृत्य हो जाता है, सिकमारी सिक्किम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा सिकमारी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगर दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो याद रखिएगा प्रेम सिंह तमांग जी सिक्किम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हो जाते हैं। और दोस्तों सिक्किम की और बात करें तो छूफट लोक नृत्य और सिंधी लोक नृत्य, ये भी सिक्किम के ही लोक नृत्य हो जाते हैं। याद रखिएगा तीनों लोक नृत्य सिकमारी, छूफट लोक नृत्य और सिंधी लोक नृत्य कहाँ का है, तो दोस्तों सिक्किम का है। अगर दोस्तों और भारत का 100वां हवाई अड्डा भी सिक्किम में बनाया गया है, दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि भारत का 100वां हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिक्किम में हो जाता है। और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो पैक्योंग, नाम भी याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, पैक्योंग। और दोस्तों भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, यह भी सिक्किम में ही है। याद रखिएगा कहाँ पे हो जाती है चोलामू झील। अगर एग्जाम में पूछा चोलामू झील कहाँ पे है, तो दोस्तों ये सिक्किम में हो जाती है, और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाती है चोलामू झील। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कुछ और डिटेल के कवर करते हैं। दोस्तों अगर बात करें सवारी, छऊ, मुरारी, उड़िया, घुमरा लोक नृत्य कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये उड़ीसा के लोक नृत्य हो जाते हैं। कहाँ के, उड़ीसा के। अगर दोस्तों बात करें बिहू की, कली गोपाल की, या वट पूजा, या खेल गोपाल लोक नृत्य की, तो दोस्तों ये असम के हो जाते हैं। कहाँ के, असम के। अगर डोल चोलम, पुंग चोलम लोक नृत्य कहाँ के हो जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों याद रखिएगा ये मणिपुर के लोक नृत्य हो जाते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि मणिपुर का इसमें से कौन सा लोक नृत्य है, तो दोस्तों कहीं डोल चोलम पूछ लेगा, ये कहाँ का है, किस राज्य का, या पुंग चोलम, तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं, मणिपुर के। और दोस्तों बिहू, कली गोपाल, वट पूजा, खेल गोपाल, ये कहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं, दोस्तों ये असम के लोक नृत्य हो जाते हैं। और सवारी, छऊ, मुरारी, उड़िया, घुमरा लोक नृत्य ये उड़ीसा के हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अगर दोस्तों बात करें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा मखली घोषाल जी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन सी मखली घोषाल जी, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें संगाई त्यौहार की, तो दोस्तों यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे, मणिपुर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ पे मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। अगर दोस्तों मणिपुर की और त्योहारों की बात करें डिटेल में, तो दोस्तों मणिपुर में संगाई और लाई हरोबा ये दोनों महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, दोस्तों याद रखिएगा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। अगर दोस्तों मिजोरम की बात करें तो चाप चरकूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा चाप चरकूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। और दोस्तों बात करें मजली, अम्बुबाची, बिहू त्यौहार, देहिंग महोत्सव ये सब कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों ये असम में मनाए जाते हैं। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। कहाँ पे मनाया जाता है, तो असम में। अगर दोस्तों वहीं पे बात करें खुजराहो नृत्य की, मांडू महोत्सव की, तानसेन महोत्सव, कालिदास महोत्सव और माखन लाल चतुर्वेदी महोत्सव ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सभी मध्य प्रदेश के हो जाते हैं महोत्सव। याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में
महोत्सव, लोक नृत्य से संबंधित 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अभी आपके 1 से 2 महीने के बाद RRB की CBT 2 का पेपर होना है, ग्रुप डी के पेपर होना है। तो उन पेपरों के लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से उनके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बात करें खजुराहो नृत्य समारोह की, अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब मांडू महोत्सव पूछता है तो वो भी मध्य प्रदेश में हो जाता है। तानसेन महोत्सव, कालिदास महोत्सव या माखनलाल चतुर्वेदी महोत्सव, तो दोस्तों ये सभी महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और मांजुली, अब्बूबाची, बिहू त्यौहार, देहिंग महोत्सव दोस्तों ये सब में मनाए जाते हैं। और चाप चिरकुट महोत्सव, तो चाप चरकूट महोत्सव दोस्तों मिजोरम में मनाए जाते हैं। और संगाई और लाई हरोबा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है संगाई और लाई हरोबा, क्योंकि ये आपके हर एक एग्जाम में, ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा गया महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है। कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन संगाई महोत्सव पूछा गया दोस्तों। तो ये मणिपुर का हो जाता है, याद रखिएगा कहाँ का, मणिपुर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों बात करें रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन की, तो दोस्तों किस राज्य में हो जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन है तेलंगाना में। याद रखिएगा तेलंगाना राज्य में हो जाता है रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिहन थर्मल पावर स्टेशन, अनपरा थर्मल पावर स्टेशन, ये सभी NTPC कहाँ पे हो जाते हैं दोनों, तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कमलांग NTPC, तलचर, झारसुगड़ा NTPC, ये तीनों NTPC उड़ीसा में हो जाते हैं। याद रखिएगा कमलांग, तलचर, झारसुगड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे हैं, तो दोस्तों उड़ीसा में हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर वाला बांध है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, तो दोस्तों याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे हो जाता है, ये आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ पे नागार्जुन सागर बांध, दोस्तों ये आंध्र प्रदेश पे। और ये किस नदी पे बनाया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा किस नदी पे बनाया गया हुआ है, कृष्णा नदी पे। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर वाला बांध है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर वाला बांध कौन सा है, तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध हो जाता है, जो कि पत्थर से बनाया गया हुआ है, याद रखिएगा। और किस नदी पे हो जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी कृष्णा नदी पे। अगर दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश में और कौन से बांध है, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा श्री सैलम सागर बांध हो जाता है, श्री सैलम बांध। और नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पे है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश पे। और किस नदी पे बने हुए हैं, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कृष्णा नदी पे, क्योंकि आपसे डैम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये पूछ लेता है किस राज्य में है या किस नदी पे है। तो दोस्तों चलिए उनको भी कवर करते हैं डिटेल से। दोस्तों अगर अलमाटी सागर बांध की बात करें तो ये कर्नाटक में हो जाता है। और कृष्णराज सागर बांध की बात करें तो दोस्तों ये कावेरी नदी पे बनाया गया हुआ है, याद रखिएगा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे है, तो दोस्तों कावेरी नदी पे। अगर दोस्तों रेणुका बांध आपसे पूछता है तो दोस्तों ये मलप्रभा नदी पे बनाया गया हुआ है, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगर दोस्तों बात करें बसवराज सागर बांध की, तो ये कावेरी नदी पे बनाया गया है, कर्नाटक में हो जाता है। और हीराकुंड बांध ये महानदी पे बनाया गया है, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। अगर मंदिरा बांध की पूछें दोस्तों, मंदिरा बांध ये आपके NTPC CBT 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंदिरा बांध किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये उड़ीसा है में। कहाँ पे, उड़ीसा में। और किस नदी पे बनाया गया है, तो दोस्तों ये शंख नदी पे बनाया गया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके NTPC में पूछा जा चुका है CBT 1 में कि मंदिरा बांध किस राज्य में है, तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में हो जाता है। और किस नदी पे बनाया गया है, तो दोस्तों शंख नदी पे। अगर दोस्तों बात करें इंदिरा सागर बांध की, तो दोस्तों इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में हो जाता है, जो कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है, याद रखिएगा किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। और दोस्तों ओमकारेश्वर बांध भी मध्य प्रदेश में हो जाता है, ये भी नर्मदा नदी पे बनाया गया है। और दोस्तों सरदार सरोवर याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पे बनाया गया, लेकिन ये गुजरात में हो जाता है। कहाँ पे, गुजरात में। अगर दोस्तों बात करें इंदिरा सागर बांध की, तो ये भी नर्मदा नदी पे है, ये मध्य प्रदेश में बनाया गया हुआ है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। कौन सा, इंदिरा सागर बांध। और दोस्तों बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर पूछता है किस नदी पे है, तो दोस्तों याद रखिएगा भागीरथी नदी पे। और कहाँ पे है, तो दोस्तों उत्तराखंड में। अगर दोस्तों पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। और सबसे बड़ा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध हो जाता है, जो कि महानदी नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे, महानदी पे। और किस राज्य में है दोस्तों, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में हो जाता है। कौन सा,
हीराकुंड बांध, और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा इन डैमों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।